हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अशोक आज आप लोग को 9 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोग को 9 अगस्त का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग को जो है पीडीएफ है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया जाता है, जिसको आप टेलीग्राम के माध्यम से जाकर के देख सकते हैं। तो आज का करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं, मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। तो क्यों मनाया जाता है? इनका मुख्य उद्देश्य है आदिवासी समुदायों की समस्याओं को और उनकी संस्कृतियों को, परंपराओं को उजागर करना, उन्हें बताना, लोगों के प्रति उनके अधिकारों को जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अगला दिवस क्या है? आज नागासाकी दिवस है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के शहर नागासाकी में यूएसए द्वारा, अमेरिका द्वारा दूसरा परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी शहर पर, और फाइट बाय नाम से ये बम गिराया गया था, जहां बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था इसमें। तो ये कौन सा दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है? नागासाकी दिवस 1945 में गिराया गया था। अगला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि हाल ही में भारत की किस पहलवान ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है? तो विकल्प में है विनेश फोगाट, अमन सहरावत, निशा दहिया, अंतिम पंघल। तो सही उत्तर आपका रहेगा विनेश फोगाट। आप सब जान ही रहे होंगे, 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण से इन्हें जो है विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसको कल आप लोगों को बताया गया था। तो इनको जो है कोई मेडल नहीं अभी तक मिलने का उम्मीद है। ये फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन इनको जो है 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण इनको नहीं मिल पाया कोई मेडल। उसके बाद ये सुबह उसके डिसाइड की कि अब हम कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं रह गई है, बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं। फिर अगला देखिएगा, ये है विनेश फोगाट, देख लीजिए इनको। विनेश फोगाट, इनका जो है कुछ उपलब्धियां हैं। इन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और 2020 में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2020 में। और भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म श्री 2022 में इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है विनेश फोगाट। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 4 दिवसीय यात्रा के लिए लंदन यानी ब्रिटेन पहुंचा? तो विकल्प में है आईएनएस तबर, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस संधायक, आईएनएस सुमेधा। तो सही उत्तर आपका रहेगा आईएनएस तबर। आईएनएस तबर जो है ये ब्रिटेन में 4 दिवसीय अपने प्रवास के लिए पहुंचा है। ये देखिएगा आईएनएस तबर ब्रिटेन में पहुंच रहा है। तो कौन सा जहाज? आईएनएस तबर। ये जो है आईएनएस तबर रूस द्वारा विकसित है, रूस द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया स्टील्थ फ्रिगेट है। ये अभी जान ही रहे हैं, आईएनएस तबर बहुत ज्यादा न्यूज में कब था? जब ये रूस के नौसेना दिवस परेड में शामिल हुआ था भारत की तरफ से, और वहां सैन्य अभ्यास भी किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर भारत और हिमाचल प्रदेश में मौसम की निगरानी बढ़ाने के लिए कितने एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार लगाए जाने की घोषणा की है? तो विकल्प में है 10, 5, 15, 7। तो सही उत्तर आपका रहेगा 10। इसमें असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में जो है ये लगाए जाएंगे, और ये यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो इसकी खरीद प्रक्रिया है ये लगभग पूरी कर ली गई है। मतलब 10 एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार लगाए जाने की घोषणा की है। जान ही रहे हैं मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ जो है कितने जो है बड़े स्तर पर होती हैं, जहाँ कई बार जो है सूचना न होने के कारण कितने लोगों की जो है जान को खतरा हो जाता है। तो इसीलिए जो है मौसम संबंधी जानकारी को और पुख्ता बनाने के लिए और जल्दी पाने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ये लगाने के लिए कहा गया है। तो एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार देखिए कैसे है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। तो सही उत्तर आपका क्या है, विकल्प में थाईलैंड, मंगोलिया, मलेशिया, वियतनाम। तो सही उत्तर आपका रहेगा मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना अभ्यास है, उदार शक्ति अभ्यास वायुसेना के अभ्यास है। ये किसके बीच में किया गया, भारत और मलेशिया के बीच में। ये जो है 5 से 9 अगस्त के बीच में, 5 से 9 अगस्त 2024 के बीच में ये किया गया। कहाँ किया गया, मलेशिया में ही किया गया। इसको मलेशिया में एक स्थान है कुआंतन, वहां इसको किया गया। और भारत का मलेशिया के साथ में एक अभ्यास है हरिमऊ और समुद्र लक्ष्मण, ये दोनों मलेशिया के साथ ही किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है इसको भी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है, देखिए अभ्यास में भारत के द्वारा भाग लिया जा रहा है। तो कौन सा अभ्यास है, उदार शक्ति अभ्यास मलेशिया में हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिक्कूट के रूप में है कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो क्या यह सही है, ये सही पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही है। दूसरा है, यह 2022 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तीसरा विकल्प है, यह दिवस टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा द्वारा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की याद में मनाया जाता है। तो सही उत्तर है आपका, देखिए विकल्प देखिए कौन सा सही उत्तर है। यहाँ जो है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो सही उत्तर आपका रहेगा तीनों। ये राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, ये एकदम सही है। 2022 से इसे मनाया जाता है। 2021 में नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था 7 अगस्त 2021 को। तब उसी दिन उसके बाद ये घोषणा किया गया था कि जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषणा किया गया था कि जो है 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे यानी भारतीय यानी ये जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। फिर ये जो है देखिए कहा गया टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा द्वारा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल सही, ये 2020 का था टोक्यो ओलंपिक, लेकिन जो है कोरोना के कारण से जो 2021 में ये संपन्न हुआ था। तो तीनों उत्तर आपका सही जाएगा। नीरज चोपड़ा द्वारा उस समय 87.58 मीटर दूर भाला फेंका गया था। अब की बार पेरिस ओलंपिक में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, अभी आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो कब से मनाया जा रहा है, 7 अगस्त 2021 को ये अपना मेडल जीते थे। 2022 से इसे मनाया जाता है। तो सही तीनों उत्तर आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है नीरज चोपड़ा, जान ही रहे हैं देश के आन मान शान। देखिए कब मनाया जा रहा है, 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो डे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता या रोडियो ट्रॉफी जीता है। तो किसने जीता है, विकल्प में है INS शिवालिक, INS विक्रांत, INS तबर, INS संध्याक। तो सही उत्तर रहेगा INS शिवालिक। INS शिवालिक ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता यानी रोडियो ट्रॉफी जीता है। रिम्पैक क्या होता है, रिम ऑफ पैसिफिक। रिम ऑफ पैसिफिक जो है इसका रिम्पैक का फुल नाम है। ये 2024 में कहा हो रहा है, हवाई द्वीप पर, हवाई में, अमेरिका के हवाई द्वीप पर इसके किया जा रहा है। तो इन्होंने किसने जीता है, INS शिवालिक ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है देखिए शिवालिक रिम्पैक 2024 अभ्यास हो रहा है। अगला देखिएगा, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है। तो विकल्प में है मोहम्मद यूनिस, खालिदा जिया, शेख रिहाना, वाकर उज जमान। तो हम सब जो लोग जानते हैं कि वहां की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, PM वहां की, वो देश छोड़ करके भारत चली आई थी 2 दिन पहले। तो उन्होंने जो है अंतरिम सरकार जो है गठित किया है, तो उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनिस को जो है अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जो है 2006 में
2006 में नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये अपने काम से प्रसिद्ध हैं, नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। ये ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाए हैं। तो किसके माध्यम से? ग्रामीण बैंक के माध्यम से, गरीबी सुधार करना है उसके माध्यम से, ग्रामीण बैंक के माध्यम से। तो कौन बना है अंतरिम वहां का अंतरिम सरकार का प्रमुख? मोहम्मद यूनिस बने हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है भारत का और बांग्लादेश का रिश्ता जो है जिस तरह से इस समय हो गया है, और ये शेख हसीना यहाँ जो है भारत में आकर के शरण ली है, उस तरह से ये काफी मुद्दा में है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जान ही रहे हैं वहां आरक्षण संबंधी विरोध के कारण ये वहां कितना विरोध हुआ था, जिसके कारण छात्र आंदोलन हुआ था और उनको अंतर्गता देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो कौन सा है? ये मोहम्मद यूनिस, ये है इनका, देख लिए तस्वीर, ये है 2006 में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं 2006 में। फिर अगला देखिएगा, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत किन राज्यों के लिए 920 करोड़ रुपए की लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने करोड़ की? 920 करोड़ रुपए की लागत से 2.0 मिशन, नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत 4 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो किस राज्य में शुरू किया गया है? विकल्प में है आपके उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश झारखंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है 920 करोड़ की लागत से 4 परियोजनाएं शुरू करने के लिए घोषणा की गई है। किसके तहत? नमामि गंगे परियोजना के तहत, नमामि गंगे मिशन के तहत। तो इसका उद्देश्य यह है गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें पानी की गुणवत्ता को सुधार करना। गंगा और उसकी सहायक नदियों में, गंगा प्लस सहायक नदी में उसके क्या करना है? जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। देख ही रहे गंगा नदी का पानी कितना जो है प्रदूषित हो जा रहा है, इसीलिए उसमें जो है सुधार करना इसका उद्देश्य होगा। ये इतना 920 करोड़ रुपया इसके लिए दिया जा रहा है। तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश और बिहार में 4 परियोजनाएं चलाई जाएंगे। जाने रहे नमामि गंगे मिशन जो है 2014 में आया था। किस लिए आया था? गंगा नदी की सफाई के लिए और उसे पुनर्जीवन के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, गंगा नदी की सफाई के लिए और उसके पुनर्जीवन के लिए। कब आया था? 2014 में। तो 2.0 के तहत, 2.0 के तहत इसको जो है 920 करोड़ रुपया के देने के लिए घोषणा किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा गंगा नदी कहां से निकलती है और इसका लंबाई कितना है, पूरा कहां गिरती है, ये बताइएगा कमेंट करके। उसकी लंबाई कितनी है, सबसे ज्यादा ये भी बताइएगा सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, सबसे ज्यादा किलोमीटर तक। तो ये आपका सही उत्तर हम तो बता दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन और आगे जितना पूछें वो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो विकल्प में है गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज, इनमें से कोई नहीं। तो हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रांज यानी कांस्य पदक जीता है। जान ही रहे हैं ये हॉकी टीम जो है बहुत संघर्ष किया लेकिन फाइनल में नहीं पहुंच पाया। इन्होंने ब्रांज मेडल जो है जीता है। ये 2024 में 2021 के टोक्यो ओलंपिक में, 2020 का था लेकिन 2021 में हुआ था, बता दिया आपसे। ये टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। तो अब की बार भी जो इनको कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। ये किसको हरा करके बने हैं? किस देश को हरा करके मतलब ये कांस्य पदक जीते हैं? तो स्पेन को हरा करके ये कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। ये टोक्यो में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, टोक्यो में भी कांस्य पाए और यहाँ जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में भी ये कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत में इसको देखा जाए तो भारत में कितने पदक हो गए? 3 कांस्य पहले से था, एक ये हो गया, 4 पदक अभी तक हो गया है। फिर अगला देखिएगा, फिर यह है भारतीय हॉकी टीम है पेरिस में। फिर अगला देखिएगा, ये भी जो है
5वां मेडल भारत का प्राप्त हो गया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला सिल्वर पदक किसने प्राप्त किया है? तो विकल्प में है आपके नीरज चोपड़ा, भारतीय हॉकी टीम, विनेश फोगाट, मनु भाकर। तो सही उत्तर आपका रहेगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में भाला फेंकने में ये जो है सिल्वर मेडल पाए हैं। तो भारत का पहला, पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला सिल्वर मेडल होगा। अभी तक देख रहे चारों मेडल जो मिला है कांस्य ही है, ब्रॉन्ज ही है, लेकिन ये जो है भारत का पहला सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा द्वारा दिलवा दिया गया है। इन्होंने जो है 89.45 मीटर की दूरी तक जो है थ्रो किया। अपना रिकॉर्ड जो सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड अभी तक ये कायम किए हैं। अभी आप लोगों से बताए कि ये जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तो 87 समथिंग है ये फेंके थे भाला, लेकिन अब की बार 89.45 मीटर की दूरी पर इन्होंने भाला फेंका, थ्रो किया। उसके बावजूद भी इन्होंने ये जो है गोल्ड मेडल नहीं पा सके, क्योंकि जो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, पाकिस्तान का नदीम नाम से, नदीम, उन्होंने जो है 92.97 मीटर थ्रो किया। अब सोचिए इनके और इनके में कितना गैप हो गया, और ये जो है गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नदीम द्वारा जीता गया। दूसरे नंबर पर भारत के नीरज चोपड़ा रहे। भारत के नीरज चोपड़ा जो 89.45 मीटर थ्रो किए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नीरज चोपड़ा का एक क्वेश्चन आपको पहले कवर कर दिए। इन्हीं के जो है पिछले टोक्यो ओलंपिक में जो है थ्रो करने के कारण, गोल्ड मेडल जीतने के कारण भारत में भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है नीरज चोपड़ा फिर से जो है गोल्ड तो नहीं पा सके, सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा, रजत से। तो लेकिन ये न्यूज में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके दिवस पे। अभी जो जल्दी से 2022 से ही इसको मनाया जा रहा है, इसलिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी आप कहीं कोई भी पेपर जा रहे हैं तो पेरिस ओलंपिक से संबंधित कोई भी न्यूज जो है आप इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ऑनलाइनर ये है, देखिए ऑनलाइनर के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। ये है नीरज चोपड़ा पेरिस 2024 में। तो इन्होंने जो अपना सर्वश्रेष्ठ किया, इनके अंदर कमी नहीं थी, बशर्ते कि अगला आदमी 92 समथिंग यानी 92.97 यानी 93 मीटर जो है भाला फेंका। और ये अभी तक का इनका सर्वश्रेष्ठ है 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका। अपना सर्वश्रेष्ठ किए, लेकिन फिर भी जो है मेडल नहीं, गोल्ड मेडल नहीं पा सके। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन समिति ने भारतीय सांकेतिक भाषा, देखिएगा सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कौन किया है, आपसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ने और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन समिति ने, इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अहमदाबाद भारत का सबसे किफायती आवास बाजार बना है। तो कौन बना है, आपसे पूछा जा सकता है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है, इसे मिला है। आप ये गिफ्ट सिटी आपको कल बताए थे, बताइएगा गिफ्ट सिटी गुजरात में ही है। हम ये आपसे बता दे रहे हैं गिफ्ट सिटी किससे कहते हैं गुजरात में, तो बताइए, कल आपसे बताया गया था। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 है, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक मेडटेक कहाँ हुआ, नई दिल्ली में 2024 का सम्मेलन। फिर देखिएगा सर्जन है, सर्जन वाइस एडमिरल अनुपम कपूर, ये MD बने हैं, सॉरी महानिदेशक बने, महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार ग्रहण किया है। तो कौन बना है, अनुपम खेर, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, किसके, महानिदेशक बने हैं अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। तो कौन है, अनुपम कपूर है, पूछा जा सकता है। फिर अगला देखिएगा, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। तो ये कहाँ के, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ के थे, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ये रह चुके थे। पश्चिम बंगाल के ये 7वें मुख्यमंत्री थे, 7वें CM। कब से कब थे, 2000 से लेकर के 2011 तक ये CM थे। कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज में है, इनका फिगर ये देखिए, ये है बुद्धदेव भट्टाचार्य।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है बुद्धदेव भट्टाचार्य। फिर आज के लिए आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जो है पहुंचा दीजिए वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोग के लिए हम रोज नए नए करंट अफेयर्स लाते रहें और अपना मेहनत बढ़ाते रहें। जितना आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से, उसी तरह से हम नए नए कंटेंट जो है आपको बताते रहेंगे। जो आपके एग्जाम में यहाँ से हम इतना कह सकते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाते रहेंगे तो हम और अच्छे तरीके से टॉपिक कवर करते रहेंगे और अच्छा जो है टॉपिक इसमें जोड़ते रहेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए। टिल देन टेक केयर।